माँ की बासी रोटी। सावित्री देवी अपने कमरे में बैठे बैठे टीवी देख रही थी। आज बहुत देर हो गई थी। खाने का इंतज़ार कर रही थी। बहू खाना देने नहीं आई। तभी सावित्री देवी ने आवाज़ लगाई, बहू सीमा, आज बहुत देर हो गई, क्या बात है? खाना नहीं बना? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। सुबह भी नाश्ते में आज प्याज की कचौड़ियाँ बनाई थीं, जो कि तली हुई थी, वह भी मैंने नहीं खाई। अब दोपहर के खाने के लिए भी 12 बज गए हैं। पेट में बहुत ज़ोर से चूहे कूद रहे हैं। तभी रसोई में से भुनभुनाती हुई सीमा बाहर निकल कर आई और बोली, अरे क्या बात है? क्यों पूरे घर को सिर पर उठा रखा है? एक तो इतनी गर्मी में काम करना पड़ रहा है, ऊपर से इनकी बकबक कमरे में से बैठी बैठी कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हैं। खुद को तो कुछ करना पड़ता नहीं है और दूसरे को भी चैन से काम नहीं करने देती। अभी नाश्ते के बर्तन भी पड़े हुए हैं। तो सावित्री देवी बोली, लेकिन मैंने तो नाश्ता किया ही नहीं। अरे अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो खाना बनाया था। 4 तरह का खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। सुबह का काम भी पड़ा हुआ है, वह भी मुझे करना है। फिर दोपहर का खाना भी तैयार करना है। बिट्टू के पापा दोपहर 2 बजे तक आएंगे, तब तक ही खाना बन पाएगा, तभी आपको खाना मिलेगा। जब तक चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहिए और बार बार आवाज़ लगाकर मेरा दिमाग खराब मत करिए। और सीमा वापस जाकर अपनी रसोई में काम करने लग जाती है। सावित्री देवी बेचारी भूख से बड़ी ही व्याकुल थी। आखिर करती भी तो क्या? 80 साल की बूढ़ी हो चुकी थी। जब वे 60 साल की थी तभी उनके पति उनका साथ छोड़कर जा चुके थे। उनके 2 ही बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। बेटी शादी करके अपने घर चली गई। आप बेटा सुमित और सीमा ही उनके बुढ़ापे का सहारा थे। सुमित भी अपनी बीवी सीमा के आगे माँ से कभी बैठ 2 बातें न करता था। बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त ही रहते थे। सावित्री जी अकेले ही कभी टीवी देखकर इधर उधर टाइम पास कर लिया करती थी। समय पर खाना मिल जाए तो ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। बीमारी के चलते न जाने कितनी तरह के पकवान तो वे देख भी न पाती थी। बिल्कुल सादा खाना ही खाती थी। सो भी आज मिलने में सुबह से 12 बज गए थे और न जाने कब तक मिल पाता। बड़ी ही परेशान थी। बार बार कभी घड़ी देखती कि कब सुमित ऑफिस से आएगा। 2-3 घंटे तो खाना बनाने में और रसोई के काम में लग ही जाएंगे। तब तक कैसे भी टाइम पास करना ही पड़ेगा। चारपाई पर लेटे लेटे कभी अपने पुराने दिन याद करती हैं कि जब उनके पति जिंदा थे वे एक सरकारी नौकरी में थे। कितनी अच्छी जिंदगी जी थी उन्होंने। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी जिंदगी बद से बदतर हो गई। बेटी भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह कभी कभी ही आया करती थी। अब दोपहर के 2:30 बज गए। सुमित भी ऑफिस से आ गया। सीमा ने खाना लगाया, बच्चों को और सुमित को खाना दिया। सावित्री जी भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई। बाहर आकर बोली, लगता है आज रसोई में कुछ अच्छा खाना बना है। बहुत ज़ोरों से खुशबू आ रही है। हाँ, खाना तो बनाया है, बहू बोली। छोले और भटूरे बनाए हैं, लेकिन वह आप तो खाओगी नहीं। सावित्री जी बोली, बहू सुबह भी तुमने कचौड़ियाँ बनाई थी और अब छोले भटूरे, दोनों वक्त तुमने तला हुआ खाना ही बनाया। सुबह भी मैंने नाश्ता नहीं किया और अब मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगी। बहू बोली, नहीं खा पाओगी तो इसमें मैं क्या करूं? आपकी वजह से पूरा घर तो खाने का परहेज करेगा नहीं। सबका अपना खाने का मन होता है, बच्चों के हिसाब से ही खाना बनेगा। सभी खाना खाकर वहाँ से उठ जाते हैं। सावित्री जी ऐसे ही बैठी रहती हैं। बहू खाना खाने के बाद रसोई में जाती है और खाने में रोटी वाले बर्तन में से 4 बासी रोटी लाकर सावित्री जी के सामने रख देती है और बोलती है, लो ये खा लो, यही खाना आपके लायक है।
सावित्री देवी रोटी को देखकर बोलती है, बहू, अगर थोड़ा सा घी मिल जाए तो मैं इन रोटियों को खा पाऊंगी। बहू बोली, मांगने में शर्म भी नहीं आती, पूरा दिन खाट पर पड़ी रहती हो, जानती भी हो कैसे पैसा कमाया जाता है। मेरे पति बेचारे रात दिन ड्यूटी पर लगे रहते हैं, तुम्हारा पड़े पड़े खाने में क्या जाता है। बड़ी आई घी खाने वाली, चुपचाप से रोटियां खा लो, नहीं खानी तो वापस रख दो, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। सावित्री देवी बहू की बातें सुनकर चुपचाप रह गई, आंखों में आंसू आ गए। बहू बोल कर चली गई कि जब खाना खा लो तो खाने के बाद रसोई में जितना भी काम पड़ा है उसे सब समेट कर साफ कर देना। सावित्री देवी सूखी रोटी नमक से ऐसे ही खाने लगी। खाते खाते उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। अब तो बासी रोटी खाना सावित्री जी का रोज का नियम बन गया था। सबके लिए खाने में नए नए पकवान बनते, पर सावित्री जी रोज खाने में 4 बासी रोटी ही खाती थी। उनकी बहू उन्हें यही दिया करती थी। बेचारी बोलती भी तो किसको और क्या, कौन सुनने वाला था उनकी। ना तो उनका बेटा था कभी उनसे उनकी बीमारी के बारे में पूछता, ना ही कभी ये पूछता कि माँ आप क्या खाती हो, कैसे रहती हो। उसे तो बस अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, इतना ही था। बाप के सामने तब भी 2 बातें पूछ लिया करता था, लेकिन जब से बाप खत्म हुआ तब से उसने माँ से कभी बैठकर 2 मिनट बात भी नहीं की। सावित्री जी रोटी खाकर किचन को साफ कर देती हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद उनकी बेटी घर पर आई। सीमा अपनी ननद रेनू को देखकर सहम सी गई कि ये अचानक कैसे आ गई। ननद रिश्ते में भाई सुमित से बड़ी थी तो सीमा उनसे इज्जत से पेश आती है। ननद के आने पर सीमा ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए और उनको खाने को दिए। तभी सामने सावित्री जी भी थी। सीमा अपनी ननद के सामने ऐसे कर रही थी मानो जैसे वह सावित्री जी की कितनी सेवा करती है और कितने अच्छे से उन्हें रखती है, जबकि असलियत तो उसे और सावित्री जी दोनों को ही पता थी। सावित्री देवी भी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी को उनकी दिशा के बारे में पता चले, क्योंकि ये जानकर एक बेटी को सिर्फ दुख ही होगा और कुछ नहीं। वे भी चुपचाप खाना खा लेती। आज बेटी के साथ में उन्होंने भी अच्छा खाना खाया। ऐसा लगा जैसे मानो स्वर्ग की अनुभूति हो गई हो। रोज तो बेचारी बासी रोटी ही खाती थी। रेनू अपने पति के साथ अपने मायके घूमने आई थी। आज ही आई थी और कल वे वापस जाने वाली थी। माँ से बोली, माँ क्या बात है, तुम बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही हो। जब मैं पहले आई थी तब फिर भी ठीक थी, अब तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो और चेहरे से भी उदास और परेशान लग रही हो। तुम्हें कोई परेशानी है क्या, बताओ, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। सावित्री जी बोली, नहीं बेटा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तेरे भाई और भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, समय पर खाना देते हैं, दवाई दिलवाते हैं। मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरी चिंता मत कर, मैं बहुत खुश हूँ। बेटी बोली, ठीक है माँ। रेनू ने माँ से ठीक तो बोल दिया, पर न जाने क्यों इस बार जब वह मायके आई तो सभी की शक्लें देखकर उसे मन ही मन कुछ न कुछ ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पहले जैसा कुछ भी नहीं, सब कुछ बदल चुका है। तभी अचानक दरवाजे पर आवाज़ हुई। कोई भिखारी भीख मांग रहा था। वह बहुत भूखा था, खाने के लिए रोटी मांग रहा था। रेनू की भाभी सीमा काम में लगी हुई थी, इसलिए उसने उस भिखारी की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन रेनू ने भिखारी की आवाज़ सुनी। वह रसोई में जाती है और रोटी वाले डब्बे में से रात की बसी बासी रोटी उसे भिखारी को देने के लिए ले जाने लगी। तभी उसका भतीजा वहाँ आया। बोला, बुआ आप ये क्या कर रही हैं? ये रोटी भिखारी को मत दीजिए, ये तो दादी की रोटी है। तो इस पर रेनू ने बोला, ये तू क्या बोल रहा है?
ये दादी की रोटी है, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तो वह बोला, हाँ, जो खाना ताजी बनता है वह हम सब लोग खाते हैं। दादी तो रात की बची बासी रोटी ही खाती है। मम्मी रोज उनको खाने में यही खाना देती हैं। अब सब कुछ रेनू के सामने शीशे की तरह साफ था। उसे सबके सहमे हुए चेहरे और माँ की उदासी का राज पता चल गया था। अंदर ही अंदर मानो जैसे उसकी दिल की दीवार ढह गई हो। दुख का ऐसा तूफान होगा जो उसकी दिल की गहराई को छू गया। रेनू किचन से बाहर निकल कर आई और एक टक लगा अपनी माँ को देखती रही और दोनों की आंखों से आंसू की धारा बह गई। माँ रेनू को देखकर समझ गई थी कि जरूर रेनू को उसके बारे में कुछ न कुछ पता चल गया है। रेनू जाकर अपनी माँ के पास बैठ गई और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर रोने लगी और बोली, माँ, मुझे एक फ़ोन भी कर सकती थी। फ़ोन पर तुम मुझे बता भी सकती थी। ना जाने कब से तुम इतना दुख अकेले ही सहन कर रही हो। कभी तुमने मुझे अपने इस दुख की भनक भी नहीं लगने दी। माँ बेटी दोनों एक दूसरे के गले लग कर रोने लगी। तभी रेनू बोली, बस बहुत हुआ माँ, जितना आपको सहन करना था उतना आप सहन कर चुकी। अब मैं आपको बिल्कुल भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करने दूंगी। मुझे नहीं पता था कि अच्छाई के पीछे बुराई का इतना बड़ा मुखौटा इन लोगों ने ओढ़ रखा है। रेनू जानती थी कि इस घर के पेपर सावित्री देवी के नाम पर थे। उस घर पर उनका पूरा अधिकार था। ये घर अभी सुमित के नाम नहीं हुआ था। इसी बात का सहारा लेते हुए उसने सावित्री जी के साथ मिलकर सुमित और उसकी पत्नी को किराए पर घर लेकर रहने के लिए बोल दिया कि अगर वह अपनी माँ को सुबह शाम चैन से 2 रोटी नहीं दे सकते तो उन्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सावित्री देवी भी अपनी बेटी और जमाई के साथ होती हुई वह बोलती कुछ नहीं है, पर अपनी बेटी और जमाई के आधार पर बेटे को रेनू ये हुक्म दे देती है। बड़ी बहन होने के नाते उन दोनों के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। रेनू ने फ़ोन करके सुमित के चाचा और चाची को भी वहीं बुला लिया। सभी लोग समाज के इकट्ठे हो गए और फिर उन लोगों को यही बोला गया कि वे लोग जाकर कहीं किराए पर रहें या अपना घर लेकर रहें, पर इस घर में सिर्फ सावित्री देवी ही रहेंगी। और फिर वे लोग अपना सामान लेकर किराए पर चले गए। सावित्री देवी वहाँ रहने लगी क्योंकि वे अकेली थी, कुछ भी काम करने में असमर्थ थी। तो रेनू ने घर पर काम वाली लगा दी थी और उनके चाचा चाची भी उनके साथ इस घर में रहने लगे क्योंकि रेनू के चाचा पहले विदेश में काम करते थे। अब वह वहाँ से रिटायर होकर अपने घर वापस आ गए थे। अब सावित्री जी उनके साथ हंसी खुशी रहने लगी। रेनू भी अपने घर चली गई। वह अपने घर खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। इस कहानी में माँ की बासी रोटी आज जो हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें न जाने कितनी कठिनाइयों के बाद माँ बाप यहाँ तक पाल कर लाते हैं। क्या बड़े होने के बाद, शादी हो जाने के बाद हमें उनकी ये 2 रोटियाँ इतनी भारी पड़ती हैं कि हम अपने माँ बाप का समय पर खाना भी नहीं दे सकते। माँ बाप हमारे जीवन की जड़ होते हैं। जिस तरह जड़ न रहने पर पेड़ भी हरा भरा नहीं रहता, फूल पत्ते सब सूखने लग जाते हैं, उसी प्रकार जब तक हमारे माँ बाप रहते हैं तब तक हमारा पेड़ हरा भरा रहता है। और जब माँ बाप के जाने के बाद बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं, तो उनकी कोई परवाह करने वाला नहीं होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।